नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और यह जो टेस्ट सीरीज होगा यह होगा इडुटेरिया का। ठीक है, तो इडुटेरिया का आज जो है हम लोग पहला टेस्ट को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग जो है प्रत्येक दिन यहाँ से कोशिश करेंगे कि एक एक टेस्ट प्रत्येक दिन यहाँ से सॉल्व करते चले। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाला जितना भी मेरा वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है। ठीक है, तो देखिए नवपाषाणिक स्थलों की यदि हम बात करेंगे बिहार में तो चिरांद हो जाएगा जो कि सारण में है। ठीक है, मनेर जो कि पटना में है, चेचर व कुतुबपुर जो कि वैशाली में है, ताराडीह जो कि गया में है। ठीक है, तथा शेनवार जो कि रोहतास में है। तो ये सारे के सारे जो हैं वह नवपाषाणिक स्थल जो है यह बिहार से ही प्राप्त हुए हैं। ओके, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को यहाँ पे चुनना है। ठीक है, तो एक तरफ लेखक दिए गए हैं तो दूसरी तरफ जो है उनकी रचनाएं दिया गया है। तो सबसे पहले मैं यदि मेगास्थनीज का बात करूं तो मेगास्थनीज का जो रचना है वह कौन सा है, इंडिका है। ठीक है, टॉलमी का बात करूं तो टॉलमी का जो रचना है वह ज्योग्राफी है। फिर प्लिनी का यदि मैं बात करूं तो प्लिनी का जो रचना है वह नेचुरल हिस्टोरिका है और ह्वेनसॉन्ग द्वारा सीयू की नामक पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, तो यदि सही मिलान की हम बात करेंगे तो देख लेते हैं 3, 1, 2 और 4 यानी 3, 1 देख लेते हैं यहाँ पे 3, 3, 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है हीनयान से संबंधित है। तो हीनयान से जो संबंधित है तो वह हो जाएगा सौत्रांतिक। क्या हो जाएगा, सौत्रांतिक। ओके, हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा सौतांत्रिक है, इसे आप याद रखेंगे। महायान के प्रमुख संप्रदाय की यदि बात करेंगे तो उसका महायान का प्रमुख संप्रदाय है माध्यमिका एवं विज्ञानवाद। ओके, तो विज्ञानवाद एवं माध्यमिका जो है यह किसका है, तो यह जो है महायान का है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा स्थल से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजक थे, बिल्कुल यह कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया था। देखिए ये कथन जो है यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह कथन जो है इसमें क्या बोल रहा है, कौन सही नहीं है, तो उन्होंने जो है विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया था, यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो प्रथम बौद्ध संगीति आपको मालूम होगा, देखिए इसका एक ट्रिक भी है, जैसे कि आ का अक ऐसे आप रख सकते हैं, आ का फिर अ और क। ठीक है, आ का अक ऐसे रख सकते हैं। तो आ का आ से हो गया आज़ाद शत्रु। ठीक है, का से हो गया कालाशोक, दूसरा तीसरा हो गया अ से अशोक और चौथा हो गया क से कनिष्क। ठीक है, तो ये जो उस समय के शासक थे, ओके, इन्हीं के शासनकाल में जो है बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहला बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में कहाँ किया गया था, तो इसका किया गया था राजगृह में। ठीक है, राजगृह में, इसे आप याद रख सकते हैं, राजगृह जो कि वर्तमान नाम राजगीर है। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में जो है वैशाली में किया गया था। कहाँ किया गया था, वैशाली में किया गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं ट्रिक के थ्रू भी। और मैं तीसरा यदि अशोक के शासनकाल की बात करूँ तो अशोक का जो शासनकाल में हुआ था वह हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, वो ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो अब देखते हैं प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। जैसा कि मैं अभी बताया हूँ, तो वह कहाँ किया गया था, राजगृह में किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे राजगीर तो नहीं दिया गया है। पाटलिपुत्र में तो तीसरा हुआ था आयोजन और वैशाली में दूसरा हुआ था और कुंडलवन कश्मीर में चौथा हुआ था। ठीक है, और राजगीर में प्रथम हुआ था। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, अग्रहार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर देखते हैं, यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। बिल्कुल, अग्रहार जो होता था यह ब्राह्मण को दी गई भूमि होता था। चलिए, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में अपरहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था। ठीक है, अपरहत भूमि को गुप्त काल में,
तो देखिए इसको देखते हैं। जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त होता था, ठीक है, जो भूमि जो है खेती के लिए उपयुक्त होता था उसको क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे? क्षेत्र कहते थे। आप इसे याद रख सकते हैं, क्षेत्र कहते थे। जो भूमि जोती नहीं जाती थी, ठीक है, जो जोती नहीं जाती थी उसको क्या कहते थे? जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहते थे। ओके, इसे देख लेते हैं, उसको खील कहते थे, ठीक है, खील कहते थे। और जो बिना जोती गई जंगली भूमि होता था, ठीक है, तो जंगली भूमि को अपरहत कहते थे। क्या कहते थे? अपरहत जो है वह जंगली भूमि को कहते थे। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? तो नालंदा का जो यात्रा किया था वह कौन कौन किया था? तो ह्वेनसांग भी किए थे, ठीक है, ह्वेनसांग जो है 645 ईस्वी में किए थे। ओके, और उसके बाद फिर मैं बात करूँ तो उसके बाद फिर इत्सिंग भी किए थे, ठीक है। उसके बाद मैं यदि बात करूँ तो फाहियान भी किए थे। यानी उपर्युक्त में से तीनों जो हैं वह तीनों के तीनों नालंदा की यात्रा किए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने नंबर इसमें सही हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी? ठीक है, सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो है किसने ग्रहण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो कृष्णदेव राय थे उनका जो संबंध था वह तुलुप वंश से था। किससे था? तुलुप वंश से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कादिरी सिलसिले का संस्थापक था? यहाँ पे ध्यान देना है, कादिरी सिलसिले का। ठीक है, तो कादिरी सिलसिले का जो संस्थापक थे वो कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में टोडरमल द्वारा, यहाँ पे ध्यान देना है, टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो देखिए, दहसाला अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में, ठीक है, 1580 में आईने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता जो थे वह टोडरमल थे। ठीक है, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित है? ये जो शब्द वाला है ना, ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न दिया गया यहाँ पे। रहट किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिंचाई का साधन से। ठीक है, रहट जो था वह सिंचाई का साधन था। क्या था? सिंचाई का साधन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? पानीपत का जो तृतीय बैटल हुआ था, प्रथम तृतीय जो युद्ध हुआ था पानीपत का, ठीक है ना, तो उसमें जो है मराठाओं का पेशवा कौन था? तो उस समय जो है मराठाओं का पेशवा था बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव। बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब बोलते हैं, पेशवा बना था। इन्हीं के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी, कितना? 14 जनवरी जो है, 14 जनवरी 1761, आप इसे याद रख सकते हैं, 1761, 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच यह युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन से कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में नहीं हुआ था? तो देखते हैं, सबसे पहले तो है प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया था। बिल्कुल, यह तो सही है, जिसको 1853 में किया गया था। आप डेट भी याद रख सकते हैं, सॉरी ईयर। फिर लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। बिल्कुल, यह भी जो है इसी शासनकाल में किया गया था। ओके, फिर देख सकते हैं नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था। बिल्कुल, यह भी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? तो देखिए, सिविल सेवा का जो परीक्षा है वो 1853 के चार्टर 1 से सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। ओके, भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा में सत्येंद्र नाथ बोस को जो है 1863 में, कब? 1863 ईस्वी में जो है सफलता प्राप्त हुई थी। ओके, तो यहाँ सर्वप्रथम सिविल सेवा की बात कर रहा है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ दिया गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन किए थे सर्वप्रथम? तो किए थे सुरेंद्र नाथ बोस। ठीक है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? ठीक है, तो जो है अवध राज्य का संस्थापक था वह था सादत खां। ठीक है, जिसको बोला जाता था बुरहान उल मुल्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था?
तो जो है महिलाओं को मताधिकार प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था, वह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ओके, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? तो विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है, जो यह कथन जो है, यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? ठीक है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका की हम बात करेंगे तो देखिए, सरदार पटेल का जन्म की यदि मैं बात करूं तो उनका जन्म जो है 1874 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह और बलसाड़ सत्याग्रह के माध्यम से वह गुजरात में बहुत चर्चित सम्मानित नेता हो गए। बारदोली सत्याग्रह 1928 कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह तो यह हुआ था 1928 ईस्वी में। ठीक है ना। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था, उन्होंने सरदार की उपाधि जो है बरेली की महिलाओं के द्वारा उन्हें जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था? तो यह लेख की यदि मैं बात करूँ तो यह लेख है भगत सिंह का। किनका था? भगत सिंह का था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा जो है आरंभ की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा जो है हरिजन यात्रा की प्रारंभ की गई थी, वह किया गया था वर्ष 1933 में। ठीक है, 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की थी और 29 जुलाई 1934 तक, यानी 9 महीने तक वह देश का दौरा करते रहे। उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। ठीक है, कितने? 20,000 किलोमीटर, आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो देखिए, फ्लाउड जो आयोग था ना, उसका संबंध की यदि मैं बात करूं तो उसका संबंध भू राजस्व से था। क्या चीज से था? भू राजस्व से था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? ठीक है, तो देखिए, कांग्रेस का जो यह संविधान तैयार किया गया था, वह किया गया था मद्रास अधिवेशन 1908 ईस्वी में। ओके, तो कांग्रेस का यह 23वां अधिवेशन जो है 1908 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस किए थे। कौन किए थे? रास बिहारी बोस किए थे। तो आप इसे याद रखेंगे, रास बिहारी बोस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी है उसका गठन वर्ष 1938 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1938 में हुआ था और इसकी स्थापना जो है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए, इसमें से बोल रहा है कौन से कथन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो पहला हम देख लेते हैं। देखिए, पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपर्युक्त सभी प्रतिनिधित्व का जो है संस्था या समूहों के साथ मिलन सही है। ठीक है, जैसे कि दलित जो है भीमराव अम्बेडकर जो है नेतृत्व के थे, प्रतिनिधित्व के थे। व्यापारी का होमी मोदी किया था। सिख का जो है सरदार संपूर्ण सिंह किए थे। तो यानी यहाँ पे जो है तीनों के तीनों जो है सही मिलन है। ठीक है, तो ऊपर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो देखिए, अहमदिया जो आंदोलन था ना, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? तो आप याद करेंगे, सर विलियम जोन्स जो है अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद जो है उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 29 नंबर प्रश्न हमारा, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को किस षड्यंत्र के केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफाक उल्ला खान को। तो यह जो दिया गया था काकोरी षड्यंत्र केस के तहत। ओके, अगस्त 1925 में क्रांतिकारियों जैसे कि आंदोलनकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया। इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां सहित 4 लोगों को जो है फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 के तहत जो है काफ़ी व्यापक
स्तर पर जो है वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था। कलकत्ता की सड़कें जो है वंदे मातरम के नारे से क्या हो रही थी, गूंज उठी थी। ठीक है, तथा आगे चलकर यही गीत जो है पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया था। तो कौन सा, स्वदेशी आंदोलन में, जो कि 1905 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था। ठीक है, सबसे अंत में हुआ था। तो देखिए इसका एक ट्रिक है याद करने का, वह ट्रिक है P, D, A, D और F। ठीक है, P से हुआ पुर्तगाली, D से हुआ डच, फिर A से हुआ अंग्रेज और D से हुआ डेनिश। ठीक है ना, डेनिश, और F से हुआ फ्रांसिस। तो सबसे लास्ट में जो है फ्रांसिस है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में देखेंगे फ्रांसिस नहीं है। ठीक है, तो फ्रांसिस के बाद जो आया था ना वो स्वीडिश आया था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, स्वीडिश आया था, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो वह था बहादुर शाह प्रथम। कौन था, बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो नील किसान विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो यह हुआ था 1859 से 60 ईस्वी में। नील किसान विद्रोह जो है 1859 से 60 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किया गया था। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 1859 से 60 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था। तो देखिए इसका जो नेतृत्व हुआ था वह हुआ था कहाँ से, बम्बई से। ओके, 18 फरवरी 1946 को आप याद रखेंगे, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना के विद्रोही की शुरुआत बम्बई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत्र HMIS तलवार के नौसैनिक द्वारा किया गया था। इसका प्रमुख कारण था खराब भोजन, कम वेतन, नस्लीय अपमान आदि, ये सब प्रमुख इसके कारण थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था। देखिए इंडियन मुसलमान नामक जो पुस्तक था, ठीक है ना, ये 1870 ईस्वी में विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से समझौता करने का सुझाव दिया था, जिनसे उन्हें अपनी ओर मिलाया जा सके। ठीक है, तो इसका लेखक कौन थे, इसके लेखक थे विलियम हंटर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे, हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। बिल्कुल, यह कथन तो सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। देखिए यहाँ पे यह सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। बिल्कुल यह सही है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं, ये देखिए गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी केंद्र शासित प्रदेश का बात कर रहा है, तो यहाँ पर तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य को जो है कौन से स्थान पर रखा गया है। तो देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क, ठीक है, याद रखेंगे 51 क। चलिए ठीक है, 51 क। ओके, 51 क में इसको रखा गया है। ओके, आप देख लेंगे। और उसके बाद इसके तहत जो तीसरे स्थान पे रखा गया है, कहाँ रखा गया है, तीसरे स्थान पे रखा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा। ठीक है, न्यायालय जो है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा। तो इसमें जो है देख लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार
यहाँ पे ध्यान देंगे, अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। बिल्कुल यह कथन सत्य है। दूसरा देख लेते हैं, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, तो राज्यसभा जो सदस्यों का चुनाव होता है वह कैसा होता है? तो वह राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? ठीक है ना, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला तो जो है 21वां, ठीक है ना, 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां जो संविधान संशोधन है यह जो है सिंधी भाषा से संबंधित है। ठीक है, यह जो है सिंधी भाषा से संबंधित है। और वही मैं 71वां की यदि बात कर लूँ तो 71वां जो है वो मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल करता है। तो यानी 21वां तो हो गया हमारा क्या, 21वां हो गया सिंधी भाषा को, और 71वां हो गया कोंकणी, हो गया मणिपुरी, हो गया नेपाली, हो गया, इसको शामिल करता है। ओके, तो यहाँ पे 26वां की यदि मैं बात करूँगा तो देखिए 26वां जो है ना, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय रियासतों के शासकों के लिए जो है प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों की समाप्ति से संबंधित है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, तो ये कौन से कमीशन के द्वारा दिया गया था? तो यह जो दिया गया था ना, यह दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है वह भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? तो देख लेते हैं। देखिए भारत में कुछ ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है उपराष्ट्रपति भी रहे थे। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, फिर KR नारायणन। ठीक है, तो बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, यानी यहाँ पे जो है सारे के सारे जो है वो ऑलरेडी उपराष्ट्रपति रहे थे। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यानी 45, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं इसमें से। तो देखिए मेनका गांधी जो वाद है वह विदेशी भ्रमण से संबंधित है। बिल्कुल ये तो सही है। फिर पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ की बात करें तो नेता का अधिकार से संबंधित है, यानी यह भी सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए है, यानी यह भी सही है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो देखिए पहला जो है अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका जो है यह सवाना है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में सवाना का घास का मैदान है। और मैं यदि ब्राज़ील में बात करूं तो ब्राज़ील में कंपोस्ट होगा। ठीक है, लानोस की बात करें तो लानोस जो होगा दोस्तों यह होगा वेनेजुएला का। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लवणता डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता जो है कितने ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, 1000 ग्राम लवणता जो है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 48 देख लेते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्फ छत्रक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटनाक्रम को प्रकट करती है? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होती है, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। ओके, और जब सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्थिति में बृहज्वार भाटा भी उत्पन्न होता है। ये भी आपको मालूम होगा कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा तो उस समय जो है बृहज्वार भाटा होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के लिए जन्म, मृत्यु, प्रवाह, ये तीनों जो है उत्तरदायी कारक होते हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे ध्यान देना है कौन जो है सही सुमेलित है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है पेंटागोनिया,
ओके, तो पेंटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना में स्थित जो है यह शुष्क महामरुस्थल है। ठीक है, तो ये तो सही है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दे दिया है आटाकामा। ठीक है, आटाकामा जो है उज्बेकिस्तान दे दिया गया है, तो ये तो गलत है। आटाकामा जो है यह कहाँ है, यह तो उत्तरी चिली में है। ठीक है, तो बी तो हमारा गलत होगा। सी देख लेते हैं, काराकुम दे दिया गया है, काराकुम सोमालिया, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि काराकुम जो है सोमालिया में नहीं बल्कि तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ है ये, तुर्कमेनिस्तान में, यानी सी भी हमारा गलत है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है। ठीक है, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा। ठीक, तो जब आप इसको निकालेंगे ना तो यहाँ पे जो है आ जाएगा 6 बज रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 बज रहा होगा, तो आप इसे निकाल करके देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है। लेब्राडोर जो जलधारा है ना वो कहाँ अवस्थित है, तो लेब्राडोर जलधारा जो है यह उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य अवस्थित है। ठीक है, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मध्य मंडल होता है ना, मध्य मंडल में कोई भी उल्का पिंड आता है तो वहाँ पे वो घर्षण के कारण जल जाता है। ठीक है, तो मध्य मंडल यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यानी 45 प्रश्न है, कोरल सागर कहाँ अवस्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कोरल सागर जो है कहाँ अवस्थित है, तो कोरल सागर जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसे है तो ऑस्ट्रेलिया का जो है ये उत्तर और पूर्व में है। ठीक है, उत्तर पूर्व में यानी यहाँ पे ये साइड में होगा। ठीक है, तो ये है कोरल सागर। चलिए, तो इसका यही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद यानी GSDP की स्थित कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही। तो देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद यानी GSDP का वृद्धि दर जो है स्थिर कीमत पर 11%, कितना 11%, जबकि वर्तमान कीमत पर 15% रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। ठीक है, शहरीकरण का स्तर क्या है, तो शहरीकरण का स्तर है ना वह है 16.21%, यानी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हमेशा यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ना 2.98%। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे जो है बिहार का विकास दर रहने का अनुमान है 15.24%, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल नहीं है। ओके, इसमें शामिल नहीं है, तो देखिए उसमें शामिल कौन कौन सा है ये पहले आप जान लीजिए। उसमें शामिल है समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को जो है सामने लाना, उसके बाद हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, यानी ये सब सारे इसमें शामिल होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। RBI के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 562 अरब डॉलर की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 वर्ष के लिए। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति जो है ना, भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो देखिए भंडारी समिति की स्थापना यदि मैं बात करूं तो उसकी स्थापना जो है 1994-95 के मध्य हुआ था। ठीक है, 1994-95 के मध्य हुआ था। ओके, और हम आगे बात करें तो
ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए की गई थी इसकी जो है स्थापना। ओके, तो क्या था इसका मेन लक्ष्य? ग्रामीण बैंक के पुनर्गठन और सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि उस समय ग्रामीण बैंक कुछ कठिनाइयों से जूझ रहे थे, जिसे दूर करने और बैंकिंग सिस्टम में तीव्रता लाने में यह समिति बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है किया गया था? ठीक है, अनवरत योजना। तो देखिए, अनवरत योजना जो है यह जो है वर्ष 1978-80 के मध्य अनवरत योजना लाया गया, जिसका प्रतिपादन गुन्नार मर्डर द्वारा अपनी पुस्तक द एशिया ड्रामा में किया गया था, तथा इसे लागू करने का श्रेय जो है जनता पार्टी की सरकार को जाता है। तो यहाँ जनता पार्टी सरकार ऑप्शन में नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति को अध्यक्ष कौन था? ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है ना, उसका अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो देखिए, माइक्रोबैसिलस एवं थायोबैसिलस जीवाणु मिट्टी में मौजूद नाइट्राइड एवं अमोनिया यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन की यह क्रिया जो है विधि विनाइट्रीकरण कहलाती है। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, घोंघा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्नलिखित में से किस संघ के जीव हैं? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो यह जो है मोलस्का के हैं। कौन से संघ के हैं? मोलस्का के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं। पादप जो कोशिकाएं होते हैं ना, उनमें वर्णक जो है उपस्थित होते हैं। तो कहाँ उपस्थित होते हैं? तो यह उपस्थित होते हैं लवक में। कहाँ होते हैं? लवक में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषताएं क्या है? ठीक है, उभयलिंगी पुष्प जो होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है? तो देखिए, जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं ना, उनमें अंडप एवं पुंकेसर जो है दोनों उपस्थित होता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की यदि मैं बात करूँ तो ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, बिल्कुल यह तो सही होगा। फिर देखिए, डाइसैकेराइड का जल अपघटन संभव है, यानी यह भी सही होगा। ठीक है ना। फिर देखिए, पॉलीसैकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ये भी सही होगा। फिर देखिए, मोनोसैकेराइड का जल अपघटन किया जा सकता है, यानी ये तो हमारा गलत इसमें होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? ठीक है ना, किसके अनुपस्थिति में जो है मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो वह होता है पोटेशियम की कमी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड के स्रावित होने से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? मानव शरीर के जो है कौन से अंग में यूरिया का निर्माण होगा? तो यह होगा यकृत में। ठीक है, कहाँ होगा? यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित इसमें से रोग कौन कौन सा है? ठीक है, तो देखिए, प्रोटोजोआ जो जनित रोग होता है ना, वो मलेरिया होता है, सोने की बीमारी होता है, चेचक होता है, निमोनिया होता है। ये सब जो है प्रोटोजोआ से होने वाले हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने ताप पर होता है? शुद्ध जल का त्रिक बिंदु जो है वह कितने दाब पर होता है? ठीक है, तो देखिए, जो शुद्ध जल होता है ना, उसका त्रिक बिंदु 611.65 पास्कल पे होता है। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 9.467 इंटू 10⁻15 का कोटिमान कितना है? ठीक है, तो देखिए, 9.467 इंटू 10⁻15 कोटिमान 15 है। ओके, जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान कहते हैं। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। नेक्स्ट प्रश्न है,
दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? ठीक है, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल पर वो काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? कार्य का जो मान है ना किन किन स्थितियों में जो है शून्य हो सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन न हो तो किया गया कार्य जो है शून्य होगा। जब किसी वस्तु पर जो आरोपित बल एवं विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का भार जो है कहाँ पे अधिकतम होगा? ठीक है, तो किसी भी वस्तु का भार जो होता है ना वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखना है, तो पहला दिया गया है, परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर जो है गेज दबाव कहलाता है। बिल्कुल यह सही है। फिर देख लेंगे कि गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ पे दिया हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक यहाँ दोनों होते हैं, तो दूसरा तुम्हारा गलत है। तीसरा देखते हैं, निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगे होती है ना उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए इसकी आवृत्ति जो होती है ना वो होती है 20,000 से अधिक। ओके, तो यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई है। ठीक है ना, तो इसका देखिए विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई होगा जूल होगा, किग्रा होगा, केल्विन होगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। ठीक है ना, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जो है लाल रंग का परास कितना होता है? तो लाल रंग का यहाँ परास होगा ना वह हो जाएगा 6200 एम्पीयर से 7800 एम्पीयर, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, 6200 एम्पीयर से 7800 एम्पीयर तक। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज़ में इस्तेमाल किया जाने वाला मिश्र धातु का गुण क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र धातु का जो गुण हो जाएगा ना वो हो जाएगा निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ओके, तो इसका जो है नियम प्रतिपादित किया था वह किया था जोसेफ प्राउस्ट। कौन किया था? जोसेफ प्राउस्ट, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा गुलाबी हाइड्रोजन। क्या होगा? गुलाबी हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बंधन पाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यह पाए जाएंगे किसमें? देखिए अमोनिया क्लोराइड तथा अमोनिया ब्रोमाइड में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन तथा नाइट्रिक अम्ल में सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजी दोनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? ठीक है, किण्वन का प्रयोग, तो देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम देखिएगा कि किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया था। ओके, इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक, ईस्ट, जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं, जैसे कि ईस्ट ग्लूकोज को एंथेनाइल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, किण्वन का प्रयोग शराब अथवा एल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्रीज, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल यानी एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? ठीक है, कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दही हो जाए, चाहे तो खट्टा दूध हो जाए। ठीक है ना, ये होता है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए पहला तो हमारा गलत है। ठीक है, पहला गलत है। फिर देखेंगे टमाटर और पालक में क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल दिया है, यानी ये तो सही है। फिर संतरा में देख लेंगे तो संतरा और नींबू में क्या होगा? सिट्रिक अम्ल होगा। यहाँ एसिटिक अम्ल दे दिया है, यानी ये भी गलत है। ठीक है, तो यानी इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? अम्ल जो है जलीय विलयन में जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? ठीक है, तो वह जो है मुक्त करते हैं H+ आयन। क्या करेंगे? H+ आयन वहाँ पे मुक्त करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मिलेराइट जो है वो निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो वह है मिलेराइट जो होता है वो मिलेराइट निकेल का अयस्क होता है। किसका होता है? निकेल का अयस्क होता है। नेक्स्ट है एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी होती है? ठीक है ना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों में 2-2 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको जो है कृत्रिम रेशा कहा जाएगा? तो कृत्रिम रेशा जो है कहा जाता है रेयॉन को। किसको कहा जाता है? रेयॉन को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, ठीक है, विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है कहाँ? राजस्थान में। कहाँ किया गया है? राजस्थान में। ठीक है, यहाँ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो केवड़िया गुजरात में है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है, तो वह हैदराबाद में है। तो आप इसे याद रखेंगे, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन चक्र का। किसका किया गया था? ऑपरेशन चक्र का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात को। किसको किए हैं? गुजरात को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें जो मनोनीत किया गया ना, वो किया गया था, यहाँ पे देख लेंगे, वीरेंद्र हेगड़े को किया गया था। ठीक है, वीरेंद्र हेगड़े को किया गया था, इलैया राजा को किया गया था। ओके, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े, KB विजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यानी हेगड़े भी इसमें शामिल थे, KB विजेंद्र। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्री कपिल कपूर। ठीक है, एक इसमें और शामिल थे PT उषा, इससे में उन्हें भी आप याद रखेंगे, जो कि फील्ड से संबंधित है, धाविका हैं। ठीक है, तो ये 4 लोग को मनोनीत किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। कहाँ किया जाएगा? तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो यह खोला गया है हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है। यह जो है 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है कहाँ खोला गया है? यह हिमाचल प्रदेश में खोला गया है, जो कि इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो देखिए सबसे लंबे जो उद्घाटन हुआ है वह हुआ है कर्नाटक में। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में, कर्नाटक के हुबली में। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, सिद्धारोड़ा रेलवे स्टेशन पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ओके, आम आदमी पार्टी को दिल्ली एवं पंजाब दोनों में राज्य पार्टी का दर्जा भी प्राप्त है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली और पंजाब, यानी ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में।
नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन से कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला दिया गया है, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। देखिए यह कथन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि उत्तराखंड को मिला था। नेक्स्ट है, नवनियुक्ति अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने हैं। तो देखिए यह भी गलत होगा। परेड में पहली बार जो है एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा, ठीक है ना, MIIRA वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजरा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम जो दिया गया है वह दिया गया है स्काई हॉक। क्या दिया गया है, स्काई हॉक। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया। ठीक है ना, तो चंद्र रोवर राशिद को जो प्रक्षेपित किया हुआ किया था UAE। कौन किया था, UAE। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। ठीक है, तो यह जो आयोजन किया गया था यह किया गया था फिजी में। कहाँ किया गया था, फिजी में। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत किया गया था, यानी किस ऑपरेशन का जो है यहाँ पे शुरुआत किया गया था। तो आपको मालूम होगा यहाँ पे किया गया था ऑपरेशन दोस्त का अनावरण। ठीक है ना, यहाँ शुरुआत किया गया था ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखना है कि भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, बिल्कुल ये सही है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, यह भी सही है। नई दिल्ली के अलावा और बहुत सारे विभिन्न जो है शहर में किया जाएगा। सम्मेलन का थीम जो है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है, यह भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई। ओके, तो देखिए यह जो आयोजित किया गया था यह किया गया था भारत में। कहाँ किया गया था, भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है। ठीक है, तो यह किया गया है भारत मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो यह जो अनुमान लगाया गया है यह लगाया गया है 6.4% का। कितना लगाया गया, 6.4% का। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए शीर्ष 3 देश की यदि हम बात करेंगे तो प्रथम तो हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है, दूसरा मॉरिशस और तीसरा जो है UAE है, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बद्री नारायण को। किसको, बद्री नारायण को। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो यह जो आयोजन किया गया था यह किया गया था भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार आयोजित अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। ओके, तो यह खिताब जो है वह जीता था भारत ने। ठीक है, कौन जीता था, भारत ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किया गया है तो वह किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय बंगा को। किसको किया गया है, अजय बंगा को। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन से कथन जो है सत्य है। तो यहाँ पे कथन देखिए सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखना है, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है, बिल्कुल यह कथन सही है। फिर देखेंगे मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129वां था, जबकि HDI
HDI 2021-22 में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो देखिए दूसरा कथन जो है ना यह गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर था, ठीक है। यहाँ पे दे दिया कितना 129वां दे दिया गया, तो गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन से कथन जो है सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है इसका आयोजन जो है गुजरात में किया गया, यह तो सही है। इसका शुभंकर साबस ए एशियाई शेर था, यानी यह भी सही है, ठीक है। फिर है 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, देखिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है स्थान, इसका जो आयोजन किया जाएगा ना मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि गुजरात में किया जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है, इसमें से जो है कौन से कथन सत्य हैं। तो देख लेते हैं हम इसका। तो सबसे पहले तो यदि हम बात कर लेंगे तो यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था, यह बिल्कुल सही है, यह बिहार का 17वां था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर जो है 10.98% रही, ठीक है, यानी यह भी सही है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है, यह भी सही है, यानी इसमें तीनों सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए की कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट जो है पेश किया गया। ओके, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर होगा 2.62 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। कौन होंगे, मोहम्मद यूनुस। बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव जो है 1937 ईस्वी में हुआ था और चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनीतिक स्वायत्तता के आश्वासन नहीं मिलने पर मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया गया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, यानी उस समय जो है मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री बने। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वह श्री कृष्ण सिंह थे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है। तो देखना है यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या जो है 40 है, तो यह तो सही है। फिर है बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, तो यह भी सही है, ठीक है। फिर है बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है, क्या यह सही है। तो देखिए यह गलत है, यहाँ 343 नहीं बल्कि 243 है, तो यानी ऑप्शन सी हमारा इसमें गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, मुखिया जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। सरपंच जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, यह भी सही है। प्रमुख जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, ये जो गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं, तो यहाँ पे सी हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। सबसे पहले जो है प्रोटेम स्पीकर जो है 1937 के बाद कौन बने थे, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था। बिहार का जो राजकीय गीत है ना, इसको कब अपनाया गया था। तो देखिए बिहार का जो राजकीय गीत है वह कौन सा है, बिहार राज्य का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार, ठीक है, ये इसका जो है राजकीय गीत है और इसको अपनाया गया था, यह अपनाया गया था 2012 में, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसके यदि लेखक इसका पूछ ले यानी गीतकार कौन है, तो इसके गीतकार हैं सत्यनारायण। कौन है, सत्यनारायण है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाजन पद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था, ठीक है। तो देखिए बिहार वर्तमान राज्य क्षेत्र में यदि हम इसके बात करें कि कौन कौन से बिहार राज्य क्षेत्र में था, तो उसमें मगध था, बज्जी था, अंग था, ये तीनों के तीनों जो थे बिहार में हैं, ठीक है। और इसका वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में जो है किया गया है कि 16 महाजन पद थे, ठीक है, और वर्तमान बिहार में ये तीनों शामिल थे। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इसमें राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? प्रांतपति जो मानसिंह थे उनके समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास में। कहाँ था? रोहतास में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध है? बिहार विभूति किनको कहा जाता था? तो बिहार विभूति जो है वह अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? गंडक नदी से जो है इसमें से कौन सी नहर संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए उपरोक्त सभी नहर जो है गंडक नदी से संबंधित, जैसे कि त्रिवेणी हो गया, दोन हो गया, तिरहुत, ये सारे जो हैं गंडक नदी के ही सहायक नदी हैं। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? मलमास मेला जो है किस जिले में लगता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मलमास मेला का संबंध जो है नालंदा के राजगीर से है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है? उत्तर बिहार में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे, मेची नदी होती है। ठीक है, फिर महानदी भी यहाँ होती है। अजय नदी जो है यह नहीं होगी। अजय नदी जो है यह दक्षिण मेची, देखिए यहाँ पे ये जो अजय नदी है ना, अजय नदी जमुई जिले में दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेंगे हम, सबसे पहले कुशेश्वर झील है। ठीक है, कुशेश्वर झील कहाँ पे है? तो यह तो है दरभंगा में, आपको मालूम होगा। कांवर झील की यदि हम बात कर लें, ठीक है, तो कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है, आपको मालूम है। ये सब झील है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मोती झील यदि पूछ ले आपसे, तो मोती झील जो है पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में है। ओके, फिर घोड़ा कटोरा ये नालंदा में है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि घोघा झील कटिहार, यह सही है। ओके, फिर देख लेंगे अनुपम झील जो है यहाँ रोहतास दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अनुपम झील जो है यह रोहतास में नहीं है। फिर देखेंगे सिमरी झील सहरसा, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधेपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक तो जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, आपको मालूम होगा। शिवहर के बाद जो है पटना का नंबर आता है, पटना के बाद दरभंगा का नंबर आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में से समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। जब आप इसको ज्ञात कीजिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 121। कितना आएगा? 121 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आप इसको 42 को देख लेंगे। ठीक है, 42 को आप देखेंगे तो इसका 42 का जो सही उत्तर होगा ना, 42 का जो सही उत्तर आएगा वह आएगा 12। कितना आएगा? 12 आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना है। लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप जब निकालेंगे ना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मीटर आएगा। ठीक है, 12 मीटर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, यानी 144 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बी आएगा इसमें से उत्तर। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व पेपर जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 145 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेटी। ठीक है, यानी 146 का यदि हम बात करेंगे तो इसका सही, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 12,480। फिर देख लेंगे 47 को, 147 को जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6,720। 48 को सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 ग्राम। कितना आएगा? 60 ग्राम। 49 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, देख लेंगे आप, इसका सही उत्तर आ जाएगा 34। कितना आएगा? 34 आएगा। और लास्ट जब आप 150 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2340। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाला जितना भी मेरा वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।